वक्र एक्स वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस 4x तथा अनंत स्पर्शी के मध्य क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको निकालना है। तो अब देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। वक्र को देखिए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 8 कर दीजिए। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। पर चूंकि हम ज़्यादा परिचित हैं dy बाई डी एक्स से, तो हम इसको इस तरीके से देखें कि मान लीजिए हमारे पास कोई वक्र रहा होता y बराबर 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। इसको देखते सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में क्या आता है कि ये समफलन है। समफलन मैंने क्यों बोला, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तब भी y ही बना रहेगा। f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx ही है, ठीक है। तो समफलन है। समफलन का मतलब है ये x अक्ष के y अक्ष के सापेक्ष सममित रहने वाला है इसका ग्राफ। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो dy बाई डी एक्स जब मैं इसका निकालूंगा तो ये कुछ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16x। इसको जब मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 पर ये टर्न करने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस से माइनस जाने पर यहाँ पर उच्चिष्ठ बनने की पूरी संभावना भी है। उच्चिष्ठ बन जाएगा साहब, ठीक है। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ बनाने से के लिए मुझे सबसे पहली बात ये पता पड़ गई कि x बराबर 0 पर ये y बराबर 2 है, क्योंकि x बराबर 0 रखूंगा तो 8 अपॉन 4 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और 0 पर ही ये घूमेगा, ठीक है, मैक्सिमा बन रहा है। और ये इवन फलन है तो यहाँ पर ऐसा करके कुछ जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या हुआ होगा। तो डेफिनेटली जब आप लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये 0 प्लस की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और इधर से भी ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इवन फलन है। ये तो मैंने इसका ग्राफ बनाया है, जिस पर आप देख सकते हो y बराबर 2 जो है इसकी क्षैतिजीय स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब मैं उस वक्र पर आता हूं जो ओरिजिनली हमारे पास था। इसकी स्टडी कर ली हमने, अब इसी की मदद से हम उसको बनाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा। जो x इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसका उल्टा। तो ये 2,0 हो जाएगा और हमें ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा यहां से यहां तक। तो हम क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जब 0 से इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया है वो है 0 से इन्फिनिटी x dy। y की लिमिट लग रही है, ध्यान रखना। तो यानी कि 0 से इन्फिनिटी, अच्छा इसका डबल भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला भी एरिया लेना है। तो ट्वाइस x की वैल्यू है 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 dy। तो ये हो जाएगा 8 tan इनवर्स y बाई 2। लिमिट डाल दीजिए 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स पाई बाई 2, दैट इज 4 पाई इज योर आंसर, करेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु का स्थानांतरण। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप वक्रों का ओरिजिन शिफ्ट भी कर दो तो भी एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट अपन लिख लेंगे
कि ओरिजिन को शिफ्ट करने से, यानी कि मूल बिंदु को स्थानांतरित करने से ओरिजिन को शिफ्ट करने से, नॉर्मल लैंग्वेज है इसलिए इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, सब समझते हैं अपन। ओरिजिन को शिफ्ट करने से एरिया पर प्रभाव नहीं पड़ता, एरिया पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ये दो वक्र हैं और इनके द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है वो हमें निकालना है। तो देखिए अब यहां पर हमें दो परवलय दिख रहे हैं डेफिनेटली, इनको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके बाद हम इनके बीच के क्षेत्रफल को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो पहली वाली इक्वेशन थी उसको उठाया, y स्क्वायर माइनस 2y, इसको मैंने प्लस 1 दिया और 4x प्लस 4 मैंने इसके पास रख लिया, 5 को मैंने तोड़ दिया 1 प्लस 4 करके। तो ये बन गई y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये बनता है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। तो ये इस तरह का परवलय बनने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता पड़ गया है क्या, इसका शीर्ष, इसका जो शीर्ष है वो है -1,1। ठीक है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद अपन दूसरे परवलय पर आते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y, तो यहाँ पर प्लस 1 दिया मैंने, माइनस y प्लस 1 मैंने इसके पास रखा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 1 बराबर y माइनस 1। ओके, तो ये बनेगा कुछ इस तरह का परवलय, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, शीर्ष की जरूरत नहीं है। अब हम इसको ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास दो परवलय हैं, एक तो है y स्क्वायर बराबर माइनस 4x और एक है x स्क्वायर बराबर 4ay। तो हमें ये एरिया निकालना है, रिजल्ट हमें सीधा पता रहता है। ठीक है, इसको b लिख दो। तो अब देखिए, ये ग्राफ बनाने के बाद हमें एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि यहाँ से b की वैल्यू 1/4 मिली है और यहाँ से a की वैल्यू -1 मिली है। ठीक है, सॉरी 1 मिली है। तो एरिया जो होता है वो होता है 16ab/3, मॉड लगा दीजिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1/4 है, इंटू 1/3, मॉड लगाया, ये आंसर आ गया आपका 4/3। ठीक है, तो आपने देखा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने स्टैंडर्डाइज किया, उसको स्टैंडर्डाइज करने के बाद आपने रिजल्ट लगाया, आंसर वो का वही आया 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घवृत्त (9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0) तथा रेखा 3x प्लस 2y बराबर 10 द्वारा परिबद्ध लघु क्षेत्रफल या लघु एरिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक
जो एलिप्स है वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं इसकी इक्वेशन को उठाता हूं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। यहां से मैं 9 को कॉमन निकालता हूं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 कर देते हैं, प्लस 4 कॉमन निकाला, यहां बचेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एलिप्स बन गया। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड एलिप्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो अपन को साफ साफ नजर आ रहा है कि अपन ने क्या किया है, x माइनस 2 को तो लिखा है कैपिटल X, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X प्लस 2, और y प्लस 1 को लिखा है कैपिटल Y, तो स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Y माइनस 1। करेक्ट। अब अपन जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन को बदलते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y में। तो कैसे बदलेंगे, देखो स्मॉल x की वैल्यू अभी भी पता पड़ी है हमें, तो वो है x प्लस 2, स्मॉल y की है y माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और वो आपका एलिप्स है। अब अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो एलिप्स है वो है x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो सरल रेखा है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इन दोनों के मध्य जो स्मॉलर एरिया होगा, लघु क्षेत्रफल होगा, वो हमें निकालना है। तो पहले मैं एलिप्स का डायग्राम बना लेता हूं। और अब लाइन को बना लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था 0,3, 0,-3, 2,0, माइनस 2,0। और जो स्ट्रेट लाइन होगी ना वो होगी ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 से गुजरेगी वो। तो दो एरिया हुए, एक तो इधर वाला एरिया जो बड़ा है और एक उधर वाला एरिया जो छोटा है। तो हमें छोटा एरिया निकालना था। यानी कि ये वाला एरिया, दिस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या करा, देखो स्टैंडर्ड एलिप्स का एरिया अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, पाई ए बी होता था। आज अपन एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो पाई ए बी बाय 4 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है पाई ए बी बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी क्या है भाई, ये रहा O, ये रहा A, ये रहा B। तो उसमें से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा। तो पाई ए बी बाय 4, A की वैल्यू 2 है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स से आप देख सकते हो, B की वैल्यू 3 है और ये 4 है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ओ ए बी, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 इंटू 3 कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 3, यही आंसर है। 3 कॉमन लेकर पाई बाई 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिलोम फलनों का क्षेत्रफल। इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और जेईई मेन, जेईई एडवांस सब जगह आते भी हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है gx जो है वो प्रतिलोम फलन है fx बराबर sin x का, जो कि एक ही आच्छादक है क्योंकि वो होना ज़रूरी है, और y बराबर gx यानी कि f इनवर्स x अक्ष तथा कोटि x बराबर 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब बेसिकली आप लोग सब जानते हो कि इसको कैसे करना है, क्योंकि मैंने फंक्शन बहुत सिंपल लिया है। आपको पता है कि fx का जो प्रतिलोम होगा वो डेफिनेटली जो f इनवर्स x होगा, यानी कि जिसको अपन gx कह रहे हैं वो sin इनवर्स x होगा, कंफर्म है। और इसका ग्राफ भी आपको पता है और आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो बताना है, क्योंकि ये इसका तो बहुत आसान है, लेकिन कई फंक्शन ऐसे आएंगे जिनका इन्वर्स भी नहीं निकलेगा आपसे, लेकिन आपको उसका एरिया पूछा जाएगा, तो उस दिन आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि ये किसका ग्राफ है। अब देखो सर, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है fx बराबर sin x का, करेक्ट है। x अक्ष y अक्ष आपको साफ नजर आ रहे होंगे, इसमें x अक्ष और y अक्ष आपको इसमें साफ नजर आ रहे होंगे। हो सकता है मैं आपको नहीं दिख रहा हूं आपको अभी इमेज में, बट आपको इस ग्राफ को देखना जरूरी है इस समय, ठीक है। अब इसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन फंक्शन में पढ़ते हैं कि आप इसको घुमाओ और 90 डिग्री फ्लिप कर दो, तो अब जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। आपसे जो पूछा जा रहा है वो है x अक्ष और कोटि x बराबर 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। और ओरिजिनल फंक्शन में ये क्या था, देखो ये वाला एरिया है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन में ये एरिया क्या था, ये एरिया था ये वाला, ये दिख रहा है आपको, रेड लाइन, डॉटेड लाइन और वक्र, यानी कि x अक्ष की जगह y अक्ष हो गया और कोटि x बराबर 1 की जगह y बराबर 1 भुज हो गया। समझ में आई बात आपको? तो ये इंटरचेंज करके आप आराम से ओरिजिनल फंक्शन में काम कर सकते हो बिना इनवर्स निकाले। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये आपका ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है आपका साइन x का, ठीक है, y बराबर साइन x का ग्राफ है। अब मैंने इसको फ्लिप किया और 90 डिग्री घुमाया, अब ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया साइन इनवर्स x का, ठीक है। मुझसे क्या पूछा था, x अक्ष कोटि x बराबर 1 और वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। जो ओरिजिनल फंक्शन में क्या था, ओरिजिनल फंक्शन में वही एरिया जो मैं आपको बता रहा था, वही एरिया क्या है, वो ये वाला एरिया है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन, रेड लाइन और ये ब्लैक कर्व के बीच का एरिया। तो अपन को ये टेक्निक अगर अप्लाई करनी है तो इससे आपको f इनवर्स x निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप fx में ही अपना काम कर सकते हो। तो देखिए बस आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर x अक्ष दिया है तो उसको y अक्ष से चेंज कर देना है, ठीक है। अगर gx यानी कि f इनवर्स x दिया है तो आपको उसको fx से चेंज कर देना है, और कोई कोटि दी हुई है तो आपको उसको भुज से इंटरचेंज कर देना, जो कि मैं आपको अभी लिखवाऊंगा अभी सही। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जैसे हमें ये वाला एरिया निकालना है, देखो आप ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें समझा रहा हूं वापस से। आपको पता है कि भाई 0 से लेकर 1 तक आपको जाना है और ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है।
तो अब कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता ही है, बहुत आसान सी बात है, आपको निकाल के बता देता हूं। 0 से 1 साइन इनवर्स x dx, ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स x को अपन मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा x बराबर साइन t, और यहां से आ जाएगा dx बराबर cos t dt, करेक्ट। ये वाली वैल्यूज को अपन रख देते हैं, लिमिट चेंज हो जाएगी एट द सेम टाइम 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा t cos t dt, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो t इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, और sin t का इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो हो जाएगा cos t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, तो ये आएगा भाई π/2 माइनस 1, ये आपका एरिया है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब मैं क्या समझा रहा था आपको कि आपको इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी से काम हो जाएगा, बस क्या करना है देखो। अब यही काम अपन करने वाले हैं दूसरी स्टाइल से। देखो अपन sin x का ग्राफ बनाएंगे, वो तो अपने को पता भी है π/2 पर 1 रहता है। अपन को कोटि दी थी x बराबर 1, अपन इस बार y बराबर 1 लेंगे, यानी कि भुज लेंगे y बराबर 1, और x अक्ष की जगह अपन लेंगे y अक्ष, और ये एरिया निकाल देंगे। मैं दावे से कह रहा हूं कि ये एरिया वही आएगा जो ये आया है, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस बार ये है आपके पास 0 से 1, 0 से π/2, सॉरी, ठीक है। अपन पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से फिर ये वाला एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे। तो 0 से π/2 sin x निकाल लेते हैं पहले अपन, ठीक है। इससे अपन को ये वाला एरिया मिल जाएगा, फिर ये जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से अपन ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा माइनस cos x, लिमिट डाल दीजिए 0 से π/2, यह आएगा माइनस cos π/2 प्लस cos 0, यानी कि 1। अब जो रेक्टेंगल का एरिया था वो क्या है भाई, लंबाई है π/2, चौड़ाई है 1, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दोस्तों वो होगा π/2 इंटू 1 माइनस 1। अगेन आप देख लीजिए आंसर क्या आया है, π/2 माइनस 1 आया है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लेकर इसलिए आपको समझाया क्योंकि इसमें आपको इन्वर्स इजीली निकल जाता, और इन्वर्स से भी मैं समझा सकता था, और फिर मैंने आपको अपनी थ्योरी भी समझाई, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इन्वर्स निकालना संभव नहीं होगा। उस समय आप इन्वर्स निकालने में टाइम वेस्ट करो, उससे बढ़िया है कि जो fx है उसी से अपन काम करें। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वहां पर y बराबर gx दिया है जो कि f इनवर्स होता है, तो आपको उसको y बराबर fx से प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। y अक्ष दिया है तो x अक्ष से प्रतिस्थापित करना है, और x अक्ष दिया है तो y अक्ष से प्रतिस्थापित करना है। कोई भुज दिया हुआ है तो उसको कोटि से, और कोई कोटि दी हुई है तो उसको भुज से, और उसके बाद आप सेम काम fx पे करिए, आपका आंसर 100% सेम आएगा, ठीक है। अब अपन इसको अप्लाई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। अब आते हैं अपन मेन कोर्स पर, ये तो स्टार्टर था, अब मेन कोर्स है भाई। y इक्वल टू gx है, जहां शॉर्ट में लिखूंगा मैं क्वेश्चंस, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं क्वेश्चन लिखने में। g बराबर f इनवर्स है, f है r से r, और fx दे रखा है x³ प्लस 2x, 3x³ प्लस 2x। आपको एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड एरिया। किसके किसके बीच में, एक तो y बराबर gx, एक x अक्ष, अब ध्यान देना मैं क्या इसमें चेंज करने वाला हूं, और ऑर्डिनेट यानी कि कोटि x बराबर 5। तो देखिए बहुत ही आसान सा खेल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है y बराबर gx दिया हुआ है ना। इसके ऊपर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग हेडिंग डालूंगा मैं इसमें। हेडिंग है
प्रदत्त, यानी कि ये चीज तो आपको गिवन है और आप इसको बना क्या लोगे, बना लो। जो प्रदत्त है उन चीजों को क्या बना लोगे आप, वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। आप उसको gx की बजाय fx बना लो, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे उसने दिया है x अक्ष, लेकिन आप इसको क्या बना लोगे, y अक्ष, जैसा कि मैंने आपको समझाया। फिर थर्ड नंबर पे उसने आपको क्या दिया है, कोटि, x बराबर 5। आप इसको बना लो भुज, y बराबर 5। बस अब जो खेल आपको उधर खेलना था, अब वही खेल अपन fx के साथ खेलेंगे। ये टेबल बना ली अपन। ऐसे टेबल आप हमेशा बना लिया करें इनवर्स के क्वेश्चंस में, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब बात आती है कि यार fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है भाई। y बराबर fx जो दे रखा है, यानी कि 3x क्यूब प्लस 2x, आप देख सकते हो x बराबर 0 पर y 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका dy बाय dx निकालूं तो वो 6x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा ही इंक्रीजिंग रहेगा, यानी कि x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी रहने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप इसके ग्राफ को। देखिए बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा कि x क्यूब का बनता है, क्योंकि नेचर वैसा ही है इस fx का, ठीक है। तो ये 0 से क्रॉस कर गया। अब अपने को जो एरिया निकालना है वो क्या है, देखो y बराबर fx का ग्राफ बनाया है मैंने, अब y अक्ष लेना है और y बराबर 5 लेना है। तो देखो ये मैंने लिया y बराबर 5 और y अक्ष के मध्य का एरिया, ये होगा भाई, ये हमें निकालना है। तो अब मैंने क्या करा, मैं इसको जोड़ देता हूं यहां पर, ये कोई पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता क्या है, वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। y बराबर 5 है, ये तो पता ही है अपने को, लेकिन अब अपन को इसका x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कर्व में y बराबर 5 रखकर देखते हैं। अगर मैं कर्व में y बराबर 5 रखता हूं, y बराबर 5, तो 5 बराबर आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x। आप हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 ही आएगी, x बराबर 1 पर ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो a पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए 1,0, मतलब कि ये पॉइंट है P1,5, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया बात है। अब हमें जो एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए, इसको अपन a मान लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया को अपन a मान लेते हैं, है ना। इसको अपन a डैश मान लेते हैं और इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया को अपन a डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हमारा जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान से देखिएगा, यानी कि a, वो दरअसल क्या है, a डबल डैश माइनस a डैश। a डबल डैश यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, और उसमें से a डैश को अपन को हटा देना है। तो a डबल डैश का मतलब हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस a डैश का मतलब हो जाएगा 0 से 1 तक आप इंटीग्रेशन कर देंगे y dx, यानी कि 3x क्यूब प्लस 2x का, करेक्ट है भाई। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3x पावर 4 अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर 0 से 1। तो 5 माइनस ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 7/4, दैट इज, शायद मैंने सही किया है, 20 माइनस 7 इज 13/4 इज योर आंसर, करेक्ट। 13/4 इज योर आंसर। क्वेश्चन देखिए, सी का मान आपको ज्ञात करना है। यदि वक्र y बराबर 4/x स्क्वायर x बराबर 1 तथा y बराबर c से घिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल की वैल्यू है 9/4, तो 4/x स्क्वायर का ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि 0 पर चेक करोगे लिमिट तो इन्फिनिटी जाएगी और इन्फिनिटी पर चेक करोगे तो 0 जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा कंटिन्यूसली। और x बराबर 1 ये ले लीजिए, y बराबर c ये ले लीजिए। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये अपने को निकालना है। तो उसके लिए अपन को ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो y बराबर c अगर मैं वहाँ डाल दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√c। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√c। अगर मैं y बराबर c यहाँ डाल देता हूँ तो x² बराबर 4/c आएगा, जहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2/√c। पॉजिटिव साइड पर इसलिए मैंने 2/√c लिए। तो अब अपने को ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है कि 1 से 2/√c जब आप इंटीग्रेट करोगे, ऊपर कर्व है y बराबर 4/x² और नीचे है y बराबर c, तो ये इंटीग्रेशन आना चाहिए आपके पास 9/4 के बराबर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सीन है। ठीक है, और अब आपको c की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -4/x माइनस cx, 1 से 2/√c 9/4। तो ये हो जाएगा -8√c, सॉरी 2√c -2√c। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। -1 डालेंगे जब अपन तो आ जाएगा -4 - c इज इक्वल टू 9/4। तो इसके बाद ये हो जाएगा -4√c प्लस c प्लस 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 9, यानी कि 4c प्लस 16 माइनस 16√c इज इक्वल टू 9। अगर मैं √c को t रख दूं तो हो जाएगा 4t² माइनस 16t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर कर देते हैं, इधर आ जाइए। तो हो जाएगा 4t² माइनस 14t माइनस 2t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2t माइनस 1 और 2t माइनस 7। यहाँ से t की वैल्यू आएगी 1/2 और 7/2। t कौन था, t था √c, तो √c इज इक्वल टू आ गया 1/2 और 7/2। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1/4 और 49/4। इस तरीके से आपको कई बार किसी प्राचल की वैल्यू भी निकालने को कही जा सकती है, किसी पर्टिकुलर रीजन का एरिया दे करके। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर ex ln x तथा y बराबर ln x अपॉन ex, याद रहे ये x घात पर नहीं है, द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके दोनों के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो y इज इक्वल टू हमें दे रखा है ex ln x। अगर मैं इसके प्रांत यानी कि डोमेन की बात करूं तो वो है x ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग है। ठीक है भाई, तो अब अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू e प्लस e ln x। यहाँ से e ln x प्लस 1 आ जाएगा,
इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/e, यानी कि ये इसका क्रांतिक बिंदु है। इसके अगल बगल ये सीन बदल सकता है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1/e को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यानी कि इस पॉइंट पर आपके पास क्या मिलने वाला है, निम्निष्ठ मिलने वाला है। निम्निष्ठ बिंदु है ये, मिनिमा मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, ठीक है, ये बात हमें पता लग गई कि यहाँ पर मिनिमा मिलने वाला है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चेक करें कि लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी इसको कहाँ पर लेकर जा रही है। ex ln x, ठीक है। तो x अप्रोचेज इन्फिनिटी पर अगर हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है भाई, चला जाएगा, कोई बात नहीं। अब 0 से बड़ा है तो 0 के आसपास क्या रहा होगा, उसके लिए लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस पर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा ex ln x। पूरा प्रोसेस है ये कर्व स्केचिंग का, आपको पता ही है। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, e को बाहर निकालो, ये हो गया ln x अपॉन 1/x, ठीक है। ऊपर है 0 प्लस पर माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट मान लो आप इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस माइनस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, जो कट के हो जाएगा माइनस 1/x, यानी कि ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सॉरी, x आएगा x, नॉट माइनस 1/x, इट इज माइनस x, जो कि बन जाएगा 0, ठीक है। और 0 पर भी आपके मन में पता होना चाहिए 0 माइनस है, क्योंकि x के पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर अपन इस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा हो सकता है भाई, यहाँ पर तो छोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि 0 उसके डोमेन में नहीं है। 0 से पहले, अच्छा 1/e पर जब वो आया था तो वहाँ पर उसको मिनिमा बनना था, करेक्ट है, ये भी हमें पता पड़ गया। 1/e पर वैल्यू क्या होगी वो अपन निकाल लेते हैं एक बार, है ना। f ऑफ 1/e निकाल लेते हैं। f ऑफ 1/e यानी कि e इंटू 1/e इंटू ln e, यानी कि कितना बन रहा है ये, ln 1/e, सॉरी। तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। तो ये -1 बनने वाला है, करेक्ट। अब सवाल ये है कि -1 बन जाएगा, ओके। तो यानी कि यहाँ पर ये यूँ आया होगा मिनिमा बनाने के लिए, और फिर यहाँ से अब x बराबर 1 पर चेक करो ज़रा। x बराबर 1 पर अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो आ रहा है e इंटू 1 इंटू 0, यानी कि 0। तो 1 पर 0 होता हुआ ये ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ है आपका ex ln x का। समझ में आया आप? हमने लिमिट्स निकाली, लिमिट्स निकालने के बाद हमने 1/e क्रांतिक बिंदु पर वैल्यू निकालते ही है, और क्योंकि ln x था तो मैंने x बराबर 1 डाल के देखा, क्योंकि ln x उस पर 0 होता है। तो यहाँ पर मुझे पता पड़ गया कि 1,0 से इस तरीके से गुजर जाएगा, ठीक है। इतना कॉपी कर लो क्योंकि फिर मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, मैं फिर दूसरे फंक्शन के ग्राफ को बनाऊंगा। अब अपन आते हैं सेकंड फंक्शन के ग्राफ पे। अब जो सेकंड फंक्शन है उसके ग्राफ को देखिए। सबसे पहले y इज इक्वल टू ln x अपॉन ex लिखते हैं अपन। सबसे पहला काम है किसी भी वक्र का प्रांत लिखना। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूँगा तो इसका हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पहले वाले का था। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/e को बाहर रखो, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मैं करूँगा तो x बराबर e आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि 0 तो होगा ही, यहाँ पर e है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इस पर मैक्सिमा बना है, उच्चिष्ट बना है, e पर बनेगा उच्चिष्ट, करेक्ट, ओके। और अब लिमिट चेक करनी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है,
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लिमिट्स चेक करें। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस पर, तो ये हो जाएगा ln x अपॉन ई एक्स। 0 प्लस पर ऊपर वाला इन्फिनिटी बनता है माइनस का और नीचे वाला 0 ही है, ओवरऑल ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ नीचे से कहीं से आएगा। फिर हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या हुआ है इस फंक्शन के साथ। तो ln x अपॉन ई एक्स, वो भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी। आप बस क्या कीजिए, लॉपिटल लगा दीजिए, तो ये 1 अपॉन ई एक्स हो जाएगा विच इज़ 0 प्लस। ठीक है, तो अब सारे पैरामीटर्स पता पड़ चुके हैं हमें पता पड़ गया है कि भाई ये जो ग्राफ है ये ई पर उच्चिष्ट देगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और देखिए कि इसमें भी ln x है, तो क्यों ना हम f(1) निकाल लें। f(1) जब निकालेंगे तो ln 1 अपॉन ई इंटू 1 यानी कि 0, और f(e) तो निकालना ही पड़ेगा हमें, वो आएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपन। यहां पर कहीं पर e मान लो आप। ओके, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप देखिए 0 प्लस पर माइनस इन्फिनिटी था तो यूं आएगा। ओके, अब पता लगाना है हमें कि वो इस वक्र के से प्रतिच्छेद होकर गया है या नहीं गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए हमें एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगर मैं f(1) अपॉन ई निकालता हूं तो वो आएगा ln 1 अपॉन ई इंटू 1 अपॉन ई, दैट इज़ वो -1 ही आ रहा है। इसका मतलब वो भी इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। तो अब ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर उच्चिष्ट बनेगा और फिर यहाँ से ये 0 प्लस की तरफ चल जाएगा। ये आपका ग्राफ है भाई, दिस इज द ग्राफ। अभी तक तो मैंने सिर्फ ग्राफ बनाए हैं दोनों फंक्शन के। अब इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो है वो आपको नजर आना चाहिए, वो ये है। और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड एरिया। जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है 1 अपॉन ई से 1। ऊपर वाला ग्राफ है ln x अपॉन ई एक्स का और नीचे वाला ग्राफ है ln x इंटू ई एक्स का। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है जिसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। मेन चीज़ जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो है कर्व स्केचिंग के लिए, जो कि आपके सामने मैंने पूरा बता दिया आपको कि किस तरीके से हमें हर एक पॉइंट के बारे में सोचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई है, यदि f(x) अंतराल a से b में एक दिष्ट है। ठीक है, मैं समझाते जाता हूँ आपको ग्राफ बनाकर, सो दैट आपको ईजी रहेगी इसको समझने में। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया जो एक दिष्ट है, इस तरीके से है। ओके, a से b अंतराल में। तो ये अंतराल मैंने ले लिया x इक्वल टू a और ये ले लिया मैंने x इक्वल टू b। तो a से b अंतराल में है, एक दिष्ट है, एक दिष्ट दिख ही रहा है आपको। तब रेखाओं x बराबर a, x बराबर b, y बराबर fx तथा y बराबर fc। अब y बराबर fc को कैसे लोगे आप, c a और b के बीच में है। तो इसको कुछ इस तरीके से लीजिए आप कि ये आपका कहीं पर x बराबर c है, कहीं भी हो सकता है वो a और b के बीच में। उस पर से एक लाइन जाएगी ऐसे y बराबर fc की, ये है y बराबर fc। करेक्ट, यही होगा, कांस्टेंट होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अब जो एरिया होगा a से लेकर b तक और इस वक्र और f ऑफ c द्वारा घिरा हुआ, वो एरिया कौन कौन सा है, वो एरिया ये है। ये एरिया मिनिमम तब होगा जब c मध्य बिंदु होगा, यानी कि c a प्लस बी अपॉन 2 होगा। अगर ये एरिया मिनिमम है तो ये दिया हुआ है। इसको अपन बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। फिगर आपके सामने एक बार ड्रॉ कर लें, फिर मैं इसको प्रूव करता हूं। तो अपन जानते हैं कि जो एरिया है हमारा वो होगा a से c
उस समय एफ ऑफ सी में से एफ एक्स माइनस होगा क्योंकि एफ ऑफ सी ऊपर है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। प्लस सी से बी इस बार होगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डी एक्स, करेक्ट है। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ सी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर लिमिट लगा दीजिए ए से सी। ये हो जाएगा सी से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स एफ सी और लिमिट लगा दीजिए सी से बी। लिमिट्स को जब आप पुट करोगे तो यहां आएगा सी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ सी, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको भी लिख दीजिए माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ सी माइनस सी टाइम्स एफ ऑफ सी, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अब आप देखोगे यहां पर सी एफ सी प्लस का हो जाएगा, यहां पर सी एफ सी हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा 2 टाइम्स सी एफ सी माइनस एफ सी कॉमन आ जाएगा और यहां बच जाएगा ए प्लस बी। आधी जंग हम जीत चुके हैं, अब सिर्फ हमें इसके बारे में सोचना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ये सब दरअसल किसके बराबर था, ये ए के बराबर था। अब आपको एरिया मिनिमम करना है, जब मिनिमम करना होता है तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ज़रा हम एक बार डी ए बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, सॉरी डी ए बाई डी सी, इस बार हम सी के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस सी एफ डैश सी प्लस एफ ऑफ सी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। ओके, लेबनिट्ज रूल लगाया यहां पर हमने। उसके बाद इधर आ जाइए, डी ए बाई डी एक्स को हम लोग ज़ीरो रखेंगे। इसका मतलब है उधर देखो क्या बना, 2c एफ डैश सी माइनस सॉरी प्लस 2fc माइनस ए प्लस बी एफ डैश सी माइनस ट्वाइस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। कटने की आवाज़ आ रही है, कटने की आवाज़ आ रही है, कट गया। तो एफ डैश सी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 2c माइनस ए प्लस बी। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर जिक्र किया था, जहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि एफ डैश सी 0 नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये तो 0 के बराबर नहीं है। एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन था, तो 0 कौन हुआ होगा 2c माइनस ए प्लस बी। इसका मतलब है c की वैल्यू वाकई में क्या आएगी, a प्लस बी अपॉन 2। तो हमेशा याद रखें, जब भी फंक्शन एक दिष्ट है और आपसे x बराबर a, x बराबर b और कोई वैल्यू है y बराबर एफ सी, उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और वो मिनिमम कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि c की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ है पूरा, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सीधा एप्लीकेशन है उस कंसेप्ट का जो मैंने आपको भी बताया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर तथा सरल रेखाओं तथा एक्स अक्ष से घिरा हुआ। एक्स अक्ष यहाँ पर जो दिया हुआ है, इससे हम ये समझते हैं कि इसकी इक्वेशन y बराबर 0 है। इंपॉर्टेंट है, लिख लिया।
एरिया न्यूनतम है तो ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन वक्र को उठाते हैं। हमें जो वक्र दिया हुआ है वो है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0 और 2, लगा दीजिए 0 2 प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब यहां पर तो बनेगा उच्चिष्ट और यहां पर बनेगा निम्निष्ट, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि f ऑफ 0 कुछ वैल्यू है a, लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि 0 पर तो उच्चिष्ट बना है तो ये पॉजिटिव ही रहा होगा और 2 पर निम्निष्ट बना है तो ये कुछ ऐसा आएगा। 100% ये ग्राफ ऐसा ही होने वाला है। तो 2 पर निम्निष्ट और 0 पर उच्चिष्ट आ गया। बीच में इसने x अक्ष को कहीं पर कट किया, ठीक है। तो आप ये देखिए ये y बराबर 0 की इक्वेशन है। तो बेसिकली दिस कैन बी कंसिडर्ड एज y बराबर f ऑफ c। सही बात है, मतलब किसी x बराबर c पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इस c को हम यहाँ पर रख लेते हैं और हमें पता है कि c की वैल्यू क्या रहेगी। c की वैल्यू रहती है a प्लस बी अपॉन 2। a कौन है 0, b कौन है 2 अपॉन 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि ये पॉइंट है 1,0। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। आपको पता पड़ गया कि ये कर्व आपका 1,0 से गुजर रहा है। तो लो साहब f ऑफ 1 बराबर 0, यानी कि 1/3 माइनस 1 प्लस a बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2/3। ये है आपका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक फंक्शन दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस a, और आपसे कहा गया है कि वो वक्र x अक्ष तथा दो सरल रेखाओं जो कोटि अक्ष के समांतर है तथा भुज अक्ष को यानी कि x अक्ष को फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु की जगह पर कट करती हैं। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा है। ग्राफ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपन dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। इसको जीरो रखना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी दो वैल्यूज हैं x1 और x2, ठीक है। डेफिनेटली एक पर उच्चिष्ट होगा एक पर निम्निष्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dy बाई डी एक्स निकाल दिया है अपन ने। मान लिया है कि वो x1 और x2 उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं जो dy बाई डी एक्स के बराबर लिखी हुई है। अब अपन को जब इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने x अक्ष बनाया। मान लो कहीं पर ऐसा ग्राफ आ गया लेट्स, ठीक है। तो किसी बिंदु x1 पर तो आ रहा है उच्चिष्ट और किसी बिंदु x2 पर आ रहा है निम्निष्ट, और x अक्ष यहाँ पर बना हुआ है, इसे ही आपको दिख रहा है। यह है x अक्ष जिसकी इक्वेशन है y बराबर 0, ओके। तो अब हमें उस c की वैल्यू निकालनी है पहले तो, जहाँ पर ये कर्व जो है वो क्रॉस होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मोनोटोनिक फंक्शन यानी कि एक दिष्ट फलनों की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन नीचे से यूं भी जा सकता है, या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सी पॉइंट क्या होगा? सी पॉइंट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 यानी कि मूलों का योग, वो होगा -2 अपॉन 2 दैट इज -1। तो ये तो आ रहा है -1। अब इस पॉइंट पर यानी कि f ऑफ c जो है वो तो 0 है क्योंकि वो x अक्ष था, यानी कि f ऑफ -1 कितना है? वो 0 है। f ऑफ -1 डाल दीजिए तो -1 प्लस 3 -1 प्लस a बराबर 0, यानी कि a बराबर -1 आपका आंसर है। ठीक है। अगला टॉपिक है फलन का औसत मान, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी फलन y बराबर fx का जो एवरेज मान होगा किसी अंतराल a से b में, उसका मतलब यह है कि मान लो ये कोई फलन है, ये x बराबर a है, ये x बराबर b है, तो जो एवरेज निकाला जाएगा इसका वो है ये y एवरेज, जिसका फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा है, a से b तक इंटीग्रेशन करोगे अपॉन b माइनस a कर देना है आपको। ऊपर वाला इंटीग्रल है, एरिया नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखने पड़ेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट, जो y एवरेज है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट, यदि फलन जीरो से इन्फिनिटी में परिभाषित है, जीरो से इन्फिनिटी में परिभाषित है, तो जो y एवरेज होगा वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। भाई जीरो से इन्फिनिटी है तो यहां पर जीरो से b लगा दो, fx dx अपॉन b हो जाएगा, और यहां बाहर लगा देंगे अपन लिमिट b अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, तो जहां जहां b है वहां पर आपको लिमिट में खेलना है, उसको इन्फिनिटी तक भेजकर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं लिमिट विद्यमान हो। ठीक है भाई, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इसका, तो कोई ज़्यादा फाइट नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, fx बराबर cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x के लिए अंतराल 0 से π/2 में y एवरेज निकालें, यानी कि औसत मान निकालें। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई y एवरेज जो होता है ये होता है a से b fx dx अपॉन b माइनस a, यही तो होता है। तो a क्या है 0, b क्या है π/2, fx लगा दीजिए cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, और नीचे है b माइनस a यानी कि π/2 माइनस 0। ऊपर वाले इंटीग्रेशन का आंसर आपको पता है π/4 होता है, नीचे π/2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। करेक्ट। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन प्राप्त करना। ध्यान से देखिए, आखिरी टॉपिक है AUC का। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहली बात, एरिया फलन का अवकलज खुद फलन होता है, यानी कि वही फलन होता है जिसका आप एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, खुद फलन होता है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक फलन लिया था y बराबर fx, और आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू a लिया था, यहाँ पर कोई x ले लिया था लेट से। तो अब अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया हो जाएगा भाई लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी कि a से x fx dx, करेक्ट है, यही होगा। तो जब आप इसका अवकलज निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, fx ही हो जाएगा लेबनिट्ज़ रूल से। तो इसका मतलब जो एरिया फलन होता है उसका अवकलज खुद फलन होता है। ये बात अपन को समझ में आ जाती है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आसान सा, चलिए उसके 3-4 पार्ट्स होंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 0 से x में किसी निश्चित आरेख में क्षेत्रफल फलन ये है, x के सापेक्ष a के बदलने की औसत दर ज्ञात करनी है। x के सापेक्ष a के बदलने की औसत दर पहला, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है a2 माइनस a1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होती है औसत दर। a2 माइनस a1 आपको पता है x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 8 है, तो a2 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 3x2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3x1 अंडर रूट माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा x2 माइनस x1। 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, x2 की वैल्यू डालोगे तो 1 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 8 माइनस 1। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 7। पहला आंसर है 3 अपॉन 7। सेकंड क्वेश्चन में बोला है तात्क्षणिक दर निकालिए, यानी कि डी ए बाई डी एक्स निकालिए x बराबर 5 पे। तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं है, सब आपको पता है। डी ए बाई डी एक्स, ए आपको दे रखा है, ये रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 3 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस 3x। इसमें आपको x की वैल्यू क्या डाल देनी है, 5 डाल देनी है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 16, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 8। दूसरा आंसर 3 अपॉन 8। अब तीसरा दे रखा है आरेख की कोटि को x के फलन के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एरिया फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो खुद फलन होता है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस 3x। ये दरअसल में खुद y बराबर fx है। ठीक है भाई, ये तीसरा हो गया। अब चौथे पर आते हैं, इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आपसे पूछा है y एवरेज। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने तो मिटा दिया है, a से b fx dx अपॉन b माइनस a। fx आपने थर्ड पार्ट में निकाला है, उसी को इस्तेमाल करना है। कई बार हम a को इस्तेमाल कर लेते हैं गलती से, मगर ऐसा ना करें। 3 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस 3x। अच्छा, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 8 है, अपॉन नीचे हो जाएगा 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 1 प्लस 3x 1 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2। लिमिट है 1 से 8 और नीचे है 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बचेगा ऊपर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर हाफ, बाकी सब तो कैंसिल हो गए, माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 की पावर हाफ अपॉन 7, ये बचेगा 5, ये बचेगा 2, 5 माइनस 2 इज 3, 3 अपॉन 7 इज योर आंसर। दैट फिनिशेज योर चैप्टर AUC। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।